लेकिन इसी बीच एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई आज दिन भर और सुबह से ट्विटर पे प्रशांत किशोर जो है वो अचानक ट्रेंड करने लगे। सुबह सुबह जब मैं ट्विटर देखा तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि आज प्रशांत किशोर यानी पीके वो क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। तो पता चला कि प्रशांत किशोर इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उनका एक कंप्यूटर पे एक सर्वे जो है वो वायरल हो गया है। उस सर्वे में यह कहा गया है कि इस सेकेंड फेज में बीजेपी जबरदस्त लीड कर रही है और टीएमसी हार रही है और नंदीग्राम में टीएमसी हार रही है यानी ममता बनर्जी हार रही हैं। बाद में पता चला ये पूरा का पूरा फर्जी है, लेकिन जैसा हमारे संवाददाता कह रहे थे कि बहुत सारी बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, वहीं फैलाई जा रही हैं। तो अब तक कितनी जगह ये बात फैलाई जा चुकी होगी। प्रशांत किशोर का सर्वेक्षण ये कहता है कि ममता बनर्जी हार रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सर्वेक्षण या जो भी फैलाया गया वो ट्रोल आर्मी के द्वारा फैलाया गया था और वो गलत था। तो लेकिन दोस्तों उस पे चर्चा से पहले ममता बनर्जी ने एक और जो कहें कि एक निशाना लगाने की कोशिश की, कई गैर भाजपाई दलों के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 7 पॉइंट हैं और 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हम सबको साथ में आना होगा। और एक चिट्ठी जिसको सीपीएम और सीपीआई को छोड़ करके तमाम दलों के नेताओं को, प्रमुखों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सोनिया गांधी से होते हुए और 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को भी। सबसे पहले शेष जी आपके पास आने से पहले इस पैकेज को देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है, क्या कुछ है इस चिट्ठी में, जरा उसको देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कड़ी है आज के घटनाक्रम में ममता बनर्जी की चिट्ठी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और जबकि विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है इस देश में, उसमें और इस वक्त जब ममता बनर्जी को जरूरत है विपक्ष की, ये चिट्ठी कितना मायने रखती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी है पश्चिम बंगाल पर। यहाँ 10 साल से शासन कर रही टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग है और इससे पहले आज ममता ने गैर बीजेपी दलों के प्रमुखों को पत्र लिखा है, जिनमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ममता ने ये चिट्ठी सोनिया गांधी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को लिखी थी। साथ ही शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव और दीपांकर भट्टाचार्य को भी पत्र लिखा गया है। ममता ने कहा कि ये चिट्ठी उन सभी पार्टियों को लिख रही हूँ जो बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सरकार के खिलाफ पास एनसीटी बिल है, जो दोनों सदनों से पास हो गया। केंद्र सरकार ने एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनकर उपराज्यपाल को दे दी है। ममता ने कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली का अघोषित वायसराय बना दिया गया है, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। पत्र में ममता ने लिखा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। विपक्ष शासित राज्यों में नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को लगाया जाता है। गैर भाजपा शासित राज्यों को केंद्र सरकार पैसे देने में आनाकानी करती है। मोदी सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहती है। ये लोगों के साथ धोखा है। हर राज्य की आवाज, और जो आवाज बीजेपी से सामंजस्य ना रखे उसे दबा देना चाहती है। ऐसे में सभी का एकजुट होना जरूरी है। इस चिट्ठी के अलावा ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। ममता ने सिंगूर में आयोजित चुनावी रैली में कहा, हम हर दिन चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे केवल वही सुन रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। मैंने ऐसा असहाय चुनाव आयोग नहीं देखा। चुनाव आयोग को बंगाल में केवल बीजेपी के इनपुट पर काम नहीं करना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो शेष जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने सुन ली, देख ली। ओवरऑल इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि इस वक्त जबकि कल मतदान है और आज ममता बनर्जी की चिट्ठी गैर भाजपाई दलों को, और इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो ठीक है एकजुट होने की बात, लेकिन इस चिट्ठी को इस वक्त आप किस रूप में देखते हैं, पहली बात। और दूसरा सवाल ये कि सीपीएम और सीपीआई क्यों इससे बाहर है? भाई सीपीएम और सीपीआई इसलिए बाहर है कि उनकी पार्टी की जो बुनियाद है, जो
कॉज ऑफ एक्शन है तृणमूल पार्टी का बनना। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि सीपीएम के साथ मिलकर जब कांग्रेस सरकार चलाएगी, सीपीएम के सहयोग से अगर आप लोग काम करेंगे तो फिर हम कैसे आपके साथ रहेंगे। वो तो सीपीएम के खिलाफ ही, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ही उनकी पार्टी की स्थापना हुई है। तो अगर वो सीपीएम को साथ लेने के बाद किसी भी तरह से कर देती तो उनका जो कार्यकर्ता है जो पिछले 20 साल से लड़ रहा है सीपीएम वालों से, डिमोरलाइज हो जाता। और पहले तो 10 साल मारपीट ही खाता रहा, लाठियां खाता रहा, और बाद में मार रहा है वो तो मुझे लगता है कि वो कोई स्पेस नहीं था। दूसरा, इस तरह के प्रयोग बहुत हुए हैं। एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 17, 18, 20, 22 दलों की बैठक बुला दी थी। रामकृष्ण हेगड़े और बड़े बड़े सूरमा यहाँ से सब गए थे, और उसके बाद अरुण नेहरू ने उनकी सरकार ही गिरा दी। इंदिरा गांधी का राज था, और उन्होंने गुलशाह थे इनके बहनोई फारूक उनको बेचारे को जब बताया गया मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो पगला है वो, कि मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हो गया। लेकिन उनको था कि फारूक अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला के परिवार से किसी को बनाना था तो उनको बना दिया। हालांकि वही कश्मीर की सारी मुसीबतों की जड़ वही, और उन दिनों एक से एक सूरमा होते थे सब, एनटी रामाराव और पता नहीं कौन कौन जाके वहां सम्मेलन किया, फिर दिल्ली में एक बार सम्मेलन हुआ। ये इस चिट्ठी का कोई बहुत मतलब नहीं। हाँ, इस चिट्ठी की वजह से अगर सोनिया गांधी ये तय कर रहे हैं कि भाई ममता को सपोर्ट करना है, क्योंकि अब जब आगे जो चुनाव आ रहे हैं मालदा के, मुर्शिदाबाद के, वहां पे कांग्रेस का प्रभाव अभी है, हावड़ा में भी थोड़ा बहुत है। तो अब जो मामला दक्षिण से ऊपर उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें अगर सोनिया गांधी ने इनको साथ कर लिया, बाकी एनसीपी वगैरह का तो कुछ वहां है नहीं। सीपीआई सीपीएम को साथ ले नहीं सकती, क्योंकि एमएल वाले अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो वो लोग मैटर करेंगे, कुछ क्षेत्रों उनका प्रभाव है, तो वो ओवरऑल। और लेकिन एक दूसरा, इस चिट्ठी का जो दूसरा मैसेज है वो ये भी है कि ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि मामला तो गया। मतलब ये बहुत ही ये क्या कहते हैं इसको, बहुत ही कसाई की तरह बैठ के इसका विश्लेषण करने की बात है कि आज आपको चुनाव के बीच में विपक्षी दलों की याद कहां से, चिट्ठी का क्या जस्टिफिकेशन है। ये चिट्ठी 10 दिन पहले लिखी जा सकती थी, या चुनाव के बाद भी लिख सकती थी आप। और अगर चुनाव में आपको मदद चाहिए तो आपकी कांग्रेस और सीपीएम या वो असदुद्दीन ओवैसी भी वहां कर रहे हैं, और वो जो वो है फुरफुरा शरीफ, हाँ, तो उन्होंने तो उनको तो करना ही है भाई। वो तो चुनाव प्रचार उनका मालूम है क्यों करते हैं। तो कुल मिला के इनके जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं उनको यूनाइट करने की बात है। तो इसमें एंटी बीजेपी जो चिट्ठी में लिखी गई है वो तो यही है, सोनिया गांधी है। तो क्या सोनिया सीपीएम के साथ छोड़ के आ रही है? लेकिन इस चिट्ठी को लिख के मुझे लगता है कि इन्होंने एक राजनीतिक ब्लंडर किया है, क्योंकि अब ये प्रचार पूरे राजनीतिक ब्लंडर है। लेकिन एक सवाल इसके साथ साथ और भी है शेष जी कि हालांकि आप इसका जवाब दे भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, फिर भी थोड़ा, क्योंकि अपने दर्शकों के लिए थोड़ा और क्लियरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जहां थर्ड फ्रंट है, तीसरा मोर्चा जिसमें सीपीएम है, मतलब वाम दलों का गठबंधन, और साथ में कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट, और उसमें अगर सोनिया गांधी को आप चिट्ठी लिख रही हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ एक मंच पे आने का आप आह्वान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और इस वक्त नंदीग्राम की प्रत्याशी ममता बनर्जी, तो इसमें अगर सोनिया गांधी तैयार होती हैं कि हाँ ठीक है मदद की जाए, तो फिर इस मोर्चे पे क्या असर पड़ेगा? और जो गठबंधन अभी है जो साथ मिल करके, हालांकि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हमने पश्चिम बंगाल में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस की तरफ से दिखा नहीं है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 6 तारीख के बाद शायद दिखे अगले 5 फेज में, मतलब 6 तक में 3 फेज हो जाएंगे, उसके बाद जो बचे हुए 8 फेज में से 5 फेज बचेंगे चुनाव के, उसमें दिखे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। पता नहीं ये सच होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो एक गठबंधन है वो चुनाव दर चुनाव टूटते हुए नजर नहीं आएगा अगर ममता बनर्जी की बात मानती हैं सोनिया गांधी? तो नहीं, ममता, वही तो मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की बात अगर सोनिया गांधी इस चुनाव में मान लेती हैं तो सीपीएम से तो उनका रिश्ता खत्म होगा। तो वो
पब्लिक डोमेन में। या अगर सोनिया गांधी, भाई सोनिया गांधी को हमने 1998 से राजनीति करते देखा है, जो उनकी मनोवरिटी है, अगर वो सीपीएम को तैयार कर लें कि भाई देखिए ममता को जिता देते हैं क्योंकि ये आ जाएंगे तो ये तो वन पार्टी सब बातें कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के वहां वोट हैं, स्टालिन के कई वोट हैं, उद्धव ठाकरे कई वोट वहां दिला देंगे, तो किसी के कुछ है नहीं वहां अगर सोनिया गांधी ने मन बना लिया कि ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली सीपीएम के लोग, क्योंकि देखो ऐसा हुआ है वहां कि जो सीपीएम का जो है नंदीग्राम फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ सीपीएम का हार्डकोर था, मारपीट जब शुरू हुई, जब ममता बनर्जी की सरकार बन गई, जब वो पीटने लगा, तो सीपीएम के लोग तो अपना यहाँ इंटेलेक्चुअल दिल्ली में बैठे हैं और किताब पोथी बांच के वो बताते हैं कि साहब ये पार्टी लाइन तो ऐसे होनी चाहिए। तो उन लोगों ने वो सब बीजेपी में चले गए ज्यादातर। और अर्बनाइजेशन जिस तरह से हुआ, अभी एक रिपोर्ट आई है और अभी अपनी बेटी से बात कर रहे थे, तो अर्बनाइजेशन जो हुआ है, अर्बनाइजेशन का जो घाटा है वो ममता बनर्जी को हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइज्ड वोटर जो है वो माइग्रेंट वोटर तो है ये बीजेपी के साथ, अर्बनाइज्ड वोटर भी अब एक चांस लेना चाहता है कि देखो ये क्या करते हैं, इनको भी देख ले, क्योंकि ममता बनर्जी का भी जो रूल है वो राजनीतिक हिंसा उसमें कोई कम नहीं हुई है। तो सही बात है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है और हमेशा 5 साल, मतलब चुनाव के दौरान नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो। और चूंकि चुनाव में वहां आपको पता है कि सिंडिकेट बनता है, जो कार्यकर्ता हैं जिनको सरकारी नौकरी को नहीं मिल सकती, उनको दलाली के ठेकेदारी के धंधे दिए जाते हैं। तो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट में था, ममता के टाइम में भी था। और आगे आने वाले लोग जो हैं, जो कि वहीं से तो आए, कोई बाहर से तो इंपोर्ट हुए नहीं, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो भी करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी तो उसके मास्टर है, मुकुल राय उसके महाप्रभु हैं, तो वो सारा सीन वही होने जा रहा है। लेकिन जनता और अर्बन वोटर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है और वो ममता को नहीं चाहता, वो ममता को चाहता है कि भाई चलो इनसे छोड़ो तो वहां जाएगा। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। इसलिए ये चिट्ठी लिखना, मुझे लगता है कि ये इनका इस वक्त, या तो आप चुपचाप बात कर लेती, सोनिया गांधी को फोन करके, उनसे पहले अच्छे रिश्ते थे, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जाकर टूट पड़ी वो, वरना उस वक्त अगर वो सोनिया गांधी से रिश्ता खराब न किया होता तो सोनिया उनको सॉफ्ट कॉर्नर था, मानती थी मोदी। तो लेकिन अब वो तो बिग इफ्स ऑफ हिस्ट्री, शरद पवार ने अगर कांग्रेस ने छोड़ा होता तो क्या से क्या होते, बिल्कुल, तो वो तमाम चीजें हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल ये है कि अभी ये चिट्ठी मेरी समझ में आता है कि वो ड्यूरिंग द इलेक्शन, लालू यादव कहते हैं ना कि आप युद्ध के दौरान योद्धा नहीं बदलते, और ये सेनापति बदलने की बात कर रही है, तो ये सेल्फ डिफीटिंग। ये 2 मई के बाद वाली चिट्ठी लगता पहले लीक हो गई। अच्छा, ये 2 मई से पहले की चिट्ठी हो या 2 मई के बाद वाली चिट्ठी हो सकती थी जो पहले लीक हो गई, ऐसा कह रहे हैं, कहना है शेष नारायण सिंह का। शेष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हमारे साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के हमारे संपादक अमलेंदु उपाध्याय। आप दोनों से हम चर्चा कर रहे हैं और साथ में हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं जो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लगातार लिख रहे हैं। और हम लोग दोस्तों चर्चा कर रहे हैं नंदीग्राम और उसके इर्द गिर्द ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की आज चिट्ठी, उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी। शुरुआत में हमारे संवाददाता अंशु रंजन जो नंदीग्राम से अभी लौट करके कलकत्ता पहुंचे थे और उनको हमने जोड़ा था, उनके विचार हम लोग ले रहे थे और हम आप तक पहुंचा रहे थे दोस्तों। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, ये देख लीजिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके सामने। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 10 अप्रैल को केएमपी किया जाएगा जाम। ये जो हाईवे है उसे जाम करने का आह्वान किया गया है। ये दिल्ली के से लगा हुआ हाईवे, और उससे 10 मई को मई में संसद मार्च करेंगे, मई में संसद मार्च करेंगे कह रहे हैं। संसद मार्च की तारीख जल्दी घोषित होगी। ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि 10 अप्रैल, ये जो आने वाला जो 10 अप्रैल है, इस 10 अप्रैल को केएमपी किया जाएगा जाम। ये क्योंकि किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है और इस बीच किसान अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। अप्रैल में वो जाम करेंगे, सड़क जाम, खास करके जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसे जाम करेंगे, और मई में संसद मार्च की तारीख जल्दी घोषित करेंगे, क्योंकि संसद फिर से संसद तक ये चाहेंगे कि संसद तक पहुंच पाए, लेकिन
पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये जब पहले भी दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे आज से 4 महीना पहले 26 नवंबर को दोस्तों, तब आपको याद होगा कि रोक दिए गए थे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे और खासकर सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे, और वहीं ये डेरा डाले हुए हैं। गर्मी भी बढ़ रही है और साथ साथ ही अपनी व्यवस्था भी कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। ये किसानों की बात हम कर रहे हैं। किसानों की बात अचानक इसलिए क्योंकि ब्रेकिंग खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज आई जो आप तक हमें हम पहुंचाना जरूरी था, वो हमने पहुंचाया कि 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे किसान और मई में किसान जो है वो संसद मार्च करेंगे। लेकिन मई में कब करेंगे इसकी तारीख बाद में तारीख की घोषणा की जाएगी। इस बीच चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम पश्चिम बंगाल की। कल पश्चिम बंगाल के 30 सीटों पे मतदान है और उसके अलावा असम में भी मतदान है, लेकिन पश्चिम बंगाल इस वक्त सेंटर पॉइंट में है, केंद्र में है। और पश्चिम बंगाल के केंद्र में, इस चुनाव के केंद्र में नंदीग्राम है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के कभी काफी चहेते होते थे, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने पाला बदला, बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने चैलेंज दिया ममता बनर्जी को कि आप नंदीग्राम आकर चुनाव लड़िए, हम आपको 50,000 मतों से हराएंगे वरना राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2 मई को क्या रिजल्ट आएगा? क्या शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी अगर वो हार जाते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा? वो क्या सरकार बना पाएगी? क्योंकि कल अमित शाह दावा कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल खिले, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, तो सबसे पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराना होगा। तो क्या उनके आह्वान पे, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पे वहां की जनता, नंदीग्राम की जनता शुभेंदु अधिकारी को जिताएगी? ये देखना होगा। और इस वक्त उसके अलावा हम चर्चा दोस्तों यही कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसी बीच एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि शेष नारायण सिंह का कहना है कि वो चिट्ठी शायद 2 मई के बाद की होगी, जो पहले लीक हो गई, या शायद पहले आपाधापी में उन्होंने जनता के पटल पे और रख दिया है। लेकिन ये चिट्ठी अभी कितना गुल खिलाएगी, कितना इंपॉर्टेंट है खासकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए, ये तो उस चिट्ठी से समझ में आ रहा है। लेकिन उसका क्या असर होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, खासकर कल जब दूसरे दौर का मतदान शुरू होगा, जो सुबह 7 बजे से शुरू होना है और शाम 6:30 बजे तक चलना है। दोस्तों हमारे साथ बने हुए अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी, ओवरऑल चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक और गुगली मारा है कह सकते हैं, क्योंकि जब यहां कार्ड पोलराइजेशन का चल रहा हो, हिंदू और मुसलमानों का चल रहा हो, और बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का कार्ड खेला जा रहा हो, तो गोत्र बताने से कोई पीछे नहीं हटता है। ममता बनर्जी ने कल अपना गोत्र बताया एक रैली में कि वो शांडिल्य गोत्र से हैं और वो मंदिर भी जाती हैं, और खासकर नंदीग्राम जब आती हैं तो वहां भी मंदिर जाती हैं। ये तमाम बातें कही गई और सुनी जा रही हैं अब वहां पे, और कहा जा रहा है कि कौन कितना कैसा हिंदू। आपको याद होगा कि जनेऊधारी राहुल गांधी बने थे गुजरात चुनाव के समय, जब राहुल गांधी से गोत्र पूछा जाता था, स्मृति ईरानी काफी उनके पीछे लगी रहती थी। हालांकि फाइनली स्मृति ईरानी ने उनको अमेठी में हरा दिया था उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में। लेकिन गोत्र की परंपरा बहुत लंबी है, सब अपने अपने गोत्र बताते हैं। अब उसी परंपरा में और उसी जो कहें सर्कल में अब ममता बनर्जी भी आ चुकी हैं, और इसके बाद अब वाद परिवाद और वार पलटवार सब जारी है। ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि आखिर आप भी उसी खेमे में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ बेगम से लेकर के और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है ममता बनर्जी को, तो खेल पूरा जारी है। इस बीच गोत्र को सामने लाना और इसका क्या असर, एक तरफ चिट्ठी, दूसरी तरफ गोत्र, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कल सुबह सुबह मतदान, और मतदान से पहले ये सारी चीजें, सारे हथकंडे कहां तक देखते हैं और इसका क्या फायदा नजर आ रहा है टीएमसी को, और क्या फायदा नजर आ रहा है आपकी नजर से शुभेंदु अधिकारी को? देखिए, जो है दरअसल गोत्र भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करती है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो गोत्र से ही आकर के हारता है, क्योंकि समस्या ये है कि जो चित्पावन ब्राह्मण जो हैं महाराष्ट्र के, उनको बाकी देश का ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है।
और बड़ी पुरानी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक स्वर्गीय राजीव गांधी जिंदा रहे तब तक इस देश के ब्राह्मण ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी ब्राह्मण मान के नहीं दिया। मतलब ब्राह्मण के लिए नेहरू गांधी परिवार ही ब्राह्मण रहा, और ये चित्पावन ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं थे। और आज भी पूरे देश का ब्राह्मण जो चित्पावन ब्राह्मणों को ब्राह्मण मान के नहीं देता है। तो गोत्र पे आकर के भारतीय जनता पार्टी हारती है, उसका हिंदुत्व जो गोत्र पे आके हारता है। अब ममता बनर्जी ने जो गोत्र का शोषा छोड़ा है, तो अगर अमित शाह जी से पूछ लिया जाए आपका गोत्र क्या है तो क्या जवाब मिलेगा, या मोदी जी से पूछ लिया जाए आपका गोत्र क्या है तो क्या जवाब मिलेगा। तो ममता बनर्जी ने, मुझे लगता है कि एक तरीके से भाजपा के हिंदुत्व को गोत्र में उलझाने की कोशिश की है कुल मिला के। तो ये गोत्र जो है, मतलब बार बार जो राजनीति में लाया जाता है वो इसीलिए लाया जाता है क्योंकि आज भी जो देखिए जो गोत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब कुल मिला के जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें गोत्र बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जातियां जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, लेकिन गोत्र जो बरकरार रहते हैं। नहीं, लेकिन अमलेंदु जी, गोत्र के सहारे क्या मतदाताओं को रिझा पाएंगी ममता बनर्जी? खासकर जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खासकर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि नंदीग्राम में पोलराइजेशन हो चुका है, और न सिर्फ नंदीग्राम में, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल इस वक्त पोलराइज्ड है, और उसमें ध्रुवीकरण इस ढंग से है कि बहुसंख्यक जो हैं एकजुट हो चुके हैं, और अल्पसंख्यक दूसरी तरफ, और उसके बाद बीजेपी की वहां सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मीडिया की बात तो मुझे लगता है कि हम लोग को नहीं करें, क्योंकि मीडिया कुछ भी कह सकता है। देखिए उसके विषय में तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो बातें करता है वो बातें हम लोग कर नहीं सकते। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं, मतलब हम लोग बिल्कुल तथ्यपरक बातें करते हैं और बिना किसी से बायस हुए हम लोग बात करते हैं। हमारे ऊपर ना इस बात का असर पड़ता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, ना इस बात का असर पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट फ्रंट क्या कर रहा है। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है इस गोत्र के सहारे, क्योंकि गोत्र जो है एक बड़ा फैक्टर है, और भारतीय जनता पार्टी इस गोत्र के मामले में कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगी। और जब राहुल गांधी ने भी अपने गोत्र लिया था तो इनके मुंह से जो था वो शब्द निकलना बंद हो गए थे, क्योंकि ये फैलाए जाते हैं ना कि अब जो टोपी लगा के आती है ममता बनर्जी रात को, इस तरह की जो ये सब जो शोषे छोड़े जा रहे थे, ये गोत्र जो है वो आकर के इनके सारे हथकंडों को, इनकी सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को वहां के रोक देता है कुल मिलाकर के। तो ये मुझे लगता है कि ये वो तरीका है। दूसरा मुझे एक शक जो होता है वो ये होता है कि जो चिट्ठी की जहां तक बात चल रही थी कि जो माननीय प्रशांत किशोर जी जो लगे हुए हैं ममता बनर्जी के साथ में, ये मुझे लगता है कि फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। और मुझे याद आता है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि प्रशांत किशोर को था अमित शाह जी ने जो था वो कह करके उनको था वहां उपाध्यक्ष चुनवाया था जनता दल यू। तो प्रशांत किशोर जी की भूमिका जो है मुझे काफी संदिग्ध लगती है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तमाम लोग जो प्रशांत किशोर के ऊपर जो इतना तरीके से आप भरोसा कैसे कर लेते हैं। मतलब आपकी सारी राजनीति जो है वो आखिर में जाकर के एक मैनेजर के हवाले हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीति में कोई खोट है, या आपकी राजनीति में कोई कमी है, या आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें कोई ना कोई कमी है। तो आगे भी जो आने वाले विधानसभा के चुनाव उसमें भी इस तरीके से प्रशांत किशोर के हवाले सब चीजें होती रहेंगी, तो ये काफी जो है वो खतरनाक चीजें होंगी। मुझे लगता है कि राजनीति में मैनेजरों का स्थान इस तरीके से खत्म होना चाहिए। आप जब राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट मत बनिए। और दिक्कत यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो कॉर्पोरेट बनते जा रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जो हैं और या उन जैसे लोग जो हैं राजनीतिक दलों की मजबूरी होते जा रहे हैं। तो इस मजबूरी से राजनीतिक दलों को निकलने की जरूरत है। कॉर्पोरेट कल्चर मत अपनाइए। आप राजनीतिक दल हैं, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता की राजनीति करते हैं, तो जनता की राजनीति कीजिए, कॉर्पोरेट कल्चर मत अपनाइए कुल मिलाकर के। दूसरा, ये चिट्ठी जो है कुल मिला के मुझे लगता है ममता बनर्जी ने जो लिखी है इस समय, ये इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। और शेष जी की बात एकदम बिल्कुल सही है कि 2 मई के बाद की चिट्ठी जो पहले लीक हो गई है, क्योंकि जो सुबह लीक हुआ था प्रशांत किशोर का डाटा वो तो फर्जी निकला जी है। ये 2 मई के बाद की पहले कर दी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव होना था, उससे पहले कलकत्ता में एक बड़ी रैली हुई थी ममता बनर्जी के आह्वान पे, जनवरी में हुई थी रैली, और उसमें 22 जनवरी में हुई थी। 22 दलों को उसमें बुलाया गया था, 15 उसमें राजनीतिक दल पहुंचे थे। उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सब उसमें शामिल थे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उस विपक्षी एकता को तोड़ने वाली सबसे पहले यही ममता बनर्जी थी। और पश्चिम बंगाल में अगर आज भारतीय जनता पार्टी पैर पसार रही है तो इसके लिए कोई और दोषी नहीं, इसके लिए ममता बनर्जी ही दोषी है। वहां भारतीय जनता पार्टी को ले जाने वाली ममता जी ही है, तो इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया सकता है। और जैसे शेष जी ने कहा कि ममता बनर्जी का शासन भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा,
जितने जुल्म और ज्यादतियां जो थी ममता बनर्जी के शासन में हुई, जिस तरीके से हम दिल्ली के शासन को दोष देते हैं, उससे कम दोष जो ममता बनर्जी को नहीं दिया जा सकता। तो ममता बनर्जी की जो हरकतें रही हैं कुल मिलाकर के, उनकी वो भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पैर जमाने के लिए जो है वो रास्ता देने वाली रही है। इसमें हमें स्वीकार करने में कोई मतलब गुरेज नहीं होना चाहिए। तो ये चिट्ठी जो इसका कोई औचित्य नहीं था, और कांग्रेस के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी अगर ममता बनर्जी इतनी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने की इच्छुक हैं और उसका नेतृत्व करना चाहती हैं, तो अच्छा ये होता है कि ममता बनर्जी घोषणा करती कि अब बीच चुनाव में तो हम विलय नहीं कर सकते, लेकिन हम चूंकि कांग्रेस से ही निकल करके आए हैं तो हम चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में विलय कर देंगे। ये प्रस्ताव भेज दें ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने तो तृणमूल कांग्रेस में से कांग्रेस का नाम भी हटा दिया जी। अब तृणमूल रह गई है, केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं रह गई। तो ये जो शोशेबाजियां होती हैं, शोशेबाजियों का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जैसे गंभीर व्यक्ति को, मतलब गंभीर राजनेता को ये इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। और मुझे लगता है चिट्ठी के पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हैं। बिल्कुल अमलेंदु जी, लेकिन ये जो गोत्र वाली बात थोड़ी सी चर्चा में करना चाहूँगा शेष जी आपसे, क्योंकि इसमें अब कूद पड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी भी। जैसा मैं पहले बताया भी कि असदुद्दीन ओवैसी अब ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में जनसभाएं कर रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि जो लोग जनेऊधारी नहीं है या जो गोत्रधारी नहीं है, जिनका जो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, जो कोई चालीसा पाठ मतलब चालीसा का पाठ नहीं करता या कोई और पूजा पाठ नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को क्या मतलब कि उनको, और जो खुद को हिंदू नहीं दिखा पाता है, तो क्या आपको चुनाव में जीतने के लिए हिंदू दिखाना जरूरी है क्या? मतलब ये सब कहने का मतलब ये है कि धर्म की राजनीति आप छोड़िए, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये आखिर बोल कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस राजनीति में खासकर हमने बिहार की राजनीति से असदुद्दीन ओवैसी को एक अलग तरह का, क्योंकि प्रमाण के साथ उदय तो हमने बहुत जगह देखा असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन प्रमाण के साथ हमने बिहार के सीमांचल में देख लिया है। और आज जो पाठ पढ़ा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, खासकर गोत्र को लेकर के ममता बनर्जी को, उसे आप किस रूप में देखते हैं शेष जी? नहीं तो वो किस धर्म की राजनीति वो नहीं करते तो क्या कर रहे हैं वो? उनका तो धार्मिक आइडेंटिटी की ही राजनीति है, और उसमें भी लुम्पन अशिक्षित मुसलमान टारगेट करते हैं। और वो मुसलमान जो कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, वो बीजेपी के खिलाफ जो वोट देने वाला है, और जो हम 700 साल से इस देश में हुकूमत किए थे, अंग्रेज जा रहे थे तो हमको सत्ता में देके, तो वो हैदराबाद में रजाकार थे इनके ग्रेट ग्रैंडफादर। और जितना लूट बलात्कार रेप हुआ है हैदराबाद में, निजाम के स्टेट में, उसमें इनके पूर्वजों का हाथ है। तो ये क्या राजनीति करने गए? रजाकारों ने जो बांग्लादेश में जो खूंरेजी की है, सारा जो था वो जो बंगाली मुसलमान था, रजाकार थे, उनको रजाकार कहा जाता था। और वो एक मिलिशिया थी, याह्या खान ने बनाया था, टिक्का खां वहां गया था हलाल करने। तो ये किसकी राजनीति कर रहे हैं? इनका भाई एक है बकलोल है, उसको एक बार कहता कि 15 मिनट, हाँ, पर 15 मिनट के छोड़ दो, हिंदुस्तान को एकदम शमशान बना देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि आप जैसे गंभीर शो में सीरियसली लेना चाहिए। और जहां तक गिरिराज सिंह की बात है, तो गिरिराज सिंह तो भाई ये ड्रामा कंपनी होती है राजनीतिक पार्टियों में, हर रोल करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो गिरिराज सिंह का भी एक रोल होता है और सबसे मनोरंजक रोल होता है, तो वो करते हैं। उनके कहने से रोल फटता है, उनके कहने से हटता है। भाई जब जो जीत के जहां बेगूसराय से आए हैं, वहां हम मोदी की जीत है और अमित शाह की जीत है, उसमें इनका क्या करना? तो वो फ्रंटमैन थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के बारे में बात करके हम अदरवाइज एक गंभीर चर्चा को मतलब खराब होने देंगे। जी बिल्कुल। और इस पे, क्योंकि दिन ब दिन जो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव दर चुनाव या राजनीति में कई बार ऐसा काम कुछ कर जाते हैं या करते रहते हैं, करते दिखते हैं, जिससे थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है। और जीवन में हंसना और मुस्कुराना और गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो ऐसे रोल में चाहे वो गिरिराज सिंह हों, चाहे वो और भी दूसरे नेता हों, इन लोगों के बयान ऐसे ही सुनते रहिए और पॉलिटिक्स का मज़ा, खास करके हिंदुस्तान के सियासत का मज़ा लेते रहिए। हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। चंद्रहास चंद्रा लिख रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के
के लिए भाईजान पहुंच गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहे हैं। लकीना खातून हमारे साथ हैं जो लिख रही हैं ओनली दीदी। संजय सिंह ओनली टीएमसी जीतेगी। CVS कुमार लिख रहे हैं अमलेंदु जी की बात बिल्कुल से सहमत हूं, क्योंकि जब वो कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो बात हो रही थी और चिट्ठी की बात हो रही थी उस पर सहमत हैं CVS कुमार। उसके अलावा दिवाकर झा हैं जो बीजेपी ही देश को का भला कर सकती है, दिवाकर झा का कहना है। आज़ाद अली ममता दीदी जीतेगी। इस्लाम अली हैं जो कह रहे हैं कि जिन को भौंकना सिखाते हैं बाद में वही काटने लगते हैं। जाहिद दारा हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि सर क्या सारी पार्टियां यही साबित करने में लगी हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। हमें लगता है कि भारत में बाबा साहब का संविधान को हटा दिया जाना चाहिए और मनुस्मृति को लागू करने का समय आ गया है। मुद्दे की बात ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। निराशा इतनी भी ज़रूरी नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है। बद्री विशाल हैं जो कह रहे हैं कि भाइयों अगर संविधान हट गया तो अभी नेता देश की संपत्ति बेच रहे हैं, फिर तो जनता को भी बेच देंगे। देखिए अलग अलग जवाब भी हैं। जगन्नाथ दास भी हैं, फिर नैयार राइस हमारे साथ हैं, अब्दुल कयूम हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम टमटा हमारे साथ हैं, देवेंद्र चटर्जी, अब्दुल कयूम, फिर रहमत बने हुए हैं। प्रभात राय कह रहे हैं कि 100 करोड़ के बाद अंबानी अदानी का नाम कोई नहीं ले रहा है, नहीं ले यह है। समीर खान भी हैं, मोहम्मद रब्बानी भी हैं, सुमंता कुमार विशी दीदी हटाओ कह रहे हैं। तो अलग अलग यही एक खूबसूरती है इस प्रोग्राम में। जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ, कोई बीजेपी के पक्ष में लिखता है, कोई टीएमसी के पक्ष में लिखता है, कोई सरकार के पक्ष में, कोई सरकार के खिलाफ लिखता है। अपने विचार रखते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ हम भी अपने विचार रखते हैं। हम और आप एक दूसरे से रूबरू होते हैं, चर्चा करते हैं। और हमारे साथ आज बने हुए हैं हमारे दो साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और शेष नारायण सिंह जी। आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, शेष जी आपने और अमलेंदु जी आपने। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और धन्यवाद देता हूं आप सभी दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका कि आप लोगों ने इस चर्चा को पूरे घंटे भर सुना। और एक गंभीर चर्चा में आप लोगों ने भी अपने कमेंट्स लिखे, लेकिन आपके कई सारे दोस्त आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल शाम फिर मिलेंगे। समीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फ़हीम साहब भी हैं, मोहम्मद तौफीक भी हैं, तमाम साथी सद्दाम हुसैन, अभिषेक रस्तोगी, जय श्री राम लिख रहे हैं। तो यही खूबसूरती जो मैं कह रहा था। तो कल फिर शाम 6:30 बजे, और क्योंकि कल सेकेंड फेज का मतदान है, उस मतदान पे तमाम हमारी नजरें रहेंगी। और शाम 6:30 बजे जब हम आपके साथ जुड़ेंगे तो दिन भर के घटनाक्रम के साथ साथ कहां कितने प्रतिशत, कितनी फीसदी वोटिंग हुई है उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ आगे क्या कुछ हो रहा है, चुनाव दर चुनाव, समय दर समय कैसे राजनीति बदल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और कल शाम 6:30 बजे आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार।